हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कोरिलेशन। और कोरिलेशन में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की फर्स्ट मेथड पर डिस्कशन किया था, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसके कंसेप्ट पे बात की, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट यूजिंग एक्चुअल मीन, शॉर्टकट यूजिंग अज्यूम्ड मीन, चेंज इन स्केल, स्पेशल प्रॉब्लम्स, ये सब हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कशन कर चुके हैं। इस लेक्चर से हम बात करेंगे सेकंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील करूंगा कि ये लेक्चर देखने के बाद अगर आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट जरूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन की। हमारा टॉपिक है स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, और हमें पता है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने की सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड थी हमारी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो सबसे फेमस और सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड और सबसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होने वाली मेथड, ठीक है। एनीवे, वो उसके जो कंसेप्ट थे वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहां से भी उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे अबाउट द स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, जो हमारी सेकंड मेथड है। देखिए, अगर हम सबसे पहले वर्ड पर आए तो फर्स्ट वर्ड इज स्पीयरमैन्स। अब ये स्पीयरमैन्स क्या है? ये उन साहब का नाम है जिन्होंने इस मेथड को इंट्रोड्यूस की थी, और उनका पूरा नाम था चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। ठीक है, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, और इन्होंने 1904 में ये मेथड एक्चुअली इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, क्यों की थी साहब? तो उसके लिए हमको आगे का रिप्लाई मिल जाएगा रैंक के अंदर। ठीक है, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या रिलेशनशिप बताता है बिटवीन रैंक्स ऑफ द टू वेरिएबल सीरीज। हमारे पास दो वेरिएबल सीरीज, हमें पता है कोरिलेशन जो है इट इज अ बाइवेरिएट एनालिसिस। कोरिलेशन की जो स्टडी है ये बाइवेरिएट एनालिसिस है। यहां पर दो वेरिएबल सीरीज होती है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। यूजुअली y इज डिपेंडेंट ऑन x वेरिएबल, जैसे मैंने बताया था प्राइस, डिमांड, हाइट एंड वेट, इस तरह से। तो बाइवेरिएट एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो हमेशा यहां पर दो ही वेरिएबल सीरीज होंगी। कोरिलेशन का मीनिंग है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल सीरीज होता है। फाइन। अब यहां पर हमें उन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप ना देखते हुए उनकी रैंक्स के बीच में रिलेशनशिप देखना है। अब ये रैंक्स क्यों ले रहे हैं और रैंक्स क्या होती है? तो देखिए, रैंक्स बेसिकली उन जगह पर यूज की जाती है जहां पर हमको कोई क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की स्टडी करनी पड़ती है। और स्टैटिस्टिक्स का एक लिमिटेशन है कि स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स कभी कोई क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की स्टडी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स नंबर्स का सब्जेक्ट है, ठीक है, वेरिएबल्स का सब्जेक्ट है, डेटा का सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल वैल्यूज का सब्जेक्ट है, और ये कभी भी कोई क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को नहीं स्टडी कर सकता। इसमें हमेशा क्वांटिटेटिव वैल्यूज की स्टडी होगी, और अगर कोई क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मेजर होगा भी, कभी इसमें कैलकुलेट होगा भी, तो वो भी नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद। क्योंकि आप यहां पर मुझसे आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर जब कोई क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मेजर ही नहीं होता तो फिर ये मेथड क्या है? तो वो इसलिए क्योंकि हम भी उसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय गिविंग द रैंक्स टू दोस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। हम उन सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को रैंक्स देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर हमारी अगर किसी क्लास में अगर कोई बच्चा सबसे अच्छे से पढ़ता है तो उसको रैंक 1 दी जाएगी, रैंक 2, रैंक 3। ठीक है, हमने पढ़ा ना कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच क्या होता है? जहां पर एब्सोल्यूट नंबर्स में किसी चीज को एक्सप्रेस किया जाए, जो हम कार्ल पियर्सन्स में कर रहे थे। और ऑर्डिनल जहां पर कोई एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई चीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वहां पर रैंक में करते हैं कि मुझे ये चीज ज्यादा पसंद है, ये चीज कम पसंद है, तो दिस विल आई विल गिव फर्स्ट रैंक टू दिस स्पेसिफिक वैल्यू एंड सेकंड रैंक टू दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो रैंकिंग वहां पर होती है जहां पर एब्सोल्यूट टर्म्स में किसी नंबर को एक्चुअली मेजर नहीं किया जाता, जहां पर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को पढ़ना। अब क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स? तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बहुत सारे होते हैं साहब, जैसे ब्यूटी होगी, ब्यूटी इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ऑनेस्टी होती है, ये भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। डांसिंग स्किल्स, क्रिकेट स्किल्स, फुटबॉल स्किल्स, ठीक है, कोई भी स्किल्स आप उठा लें बंदे की, वो हमेशा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होगा, ऑलवेज। और उस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को हम रैंक्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं।
और फिर उन रैंक्स की हम दो सीरीज के रैंक्स के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, और जिस मेथड से कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ठीक है, स्पीयरमैन, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, जिन्होंने मेथड इंट्रोड्यूस की थी 1904 में, और रैंक कोरिलेशन इसलिए क्योंकि इसमें हमें रैंकिंग करनी पड़ती है और उन रैंक्स का हमको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना पड़ता है। फाइन, चलिए अब देखिए, जैसे आपने कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ा था और उसमें आपने अलग अलग अप्रोचेस देखी थी। क्या थी उसके अंदर? कि डायरेक्ट मेथड होती है, शॉर्टकट मेथड होती है, शॉर्टकट बाय एक्चुअल मीन, शॉर्टकट बाय अज्यूम मीन, फिर उसके बाद स्टेप डेविएशन होता है, चेंज इन स्केल होती है। इस तरह से अलग अलग अप्रोचेस होती है। तो हमारे स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को भी हम 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट होगा हमारा व्हेन रैंक्स आर गिवन। ठीक है, अगर आपको रैंक गिवन हो, क्वेश्चन में रैंक ही दे दे आपको, ठीक है। सेकंड होगा हमारा व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। सेकंड केस क्या होगा? व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जो हम ये दो कंसेप्ट इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड होता है इन केस ऑफ रिपीट रैंक्स, रिपीट रैंक्स या सेम रैंक्स, एक से ज्यादा वैल्यू को एक जैसी रैंक अगर मिल जाए, अगर आपकी रैंकिंग रिपीट हो रही हो, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? ठीक है, उसको फिर हम किस तरह से स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन में कैलकुलेट करेंगे, और ये मेथड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसमें अभी हम बात करेंगे अबाउट दीज टू, व्हेन रैंक्स आर गिवन एंड व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। ठीक, सबसे पहले मैं बात करूं व्हेन रैंक्स आर गिवन। ठीक है, अब सुनिए, यहां पर जो स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन है, उन स्पीयरमैन साहब का फॉर्मूला था RS इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n, या इसको n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 ऐसा भी लिखते हैं। ओके फाइन, ठीक, तो n क्यूब माइनस n। ठीक, तो समेशन d जो है, d इज द डेविएशन। ठीक है, डेविएशन ऑफ टू रैंक्स, दो रैंक्स के बीच का डेविएशन होगा, और समेशन डी उसका होगा सम ऑफ डेविएशन ऑफ टू रैंक्स। एन जो होंगे वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे, और 6 इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन उठा रहा हूं उसमें है व्हेन रैंक्स आर गिवन, और रैंक्स रिपीट नहीं होगी, डायरेक्टली गिवन होगी। ठीक है, तो मैं यहीं पर एक क्वेश्चन लेता हूं x और y, 10-10 रैंक लेता हूं, 10, 5, 8, 6, 3, 2, 9, 7, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, इधर आ जाएगा 1, 3, 2, 7, 5, 6, 8, 9, 4 एंड 10। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हमने 10-10 वैल्यूज यहाँ पे ले ली। अब देखिए, यहाँ पर रैंक्स आपके पास गिवन है, रैंक्स गिवन, और हमें कोरिलेशन किसमें फाइंड आउट करना पड़ता है? रैंक्स के बीच में ही फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये x और y ना लेते हुए मैं इसको रैंक्स के लिए रिप्रेजेंट करता हूं, rx एंड ry। कुछ लोग इसको R1 लिखते हैं, R2 लिखते हैं, डजंट मैटर्स एट ऑल। अगर रैंक क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्वेश्चन पढ़ के आपको देखना पड़ेगा कि वेरिएबल्स हैं या रैंक्स, और इस तरह से अगर नंबर्स दिए हुए हैं सीक्वेंस में ऊपर नीचे 10 तक, या तो ये हमारे अपने आप में अल्टीमेटली रैंक्स ही होती है। मींस हमारे पास X सीरीज की रैंकिंग उसने कर दी, Y सीरीज की रैंकिंग उसने कर दी। फर्स्ट वेरिएबल था उसको रैंक दिया 10, सेकंड वेरिएबल को 5, 8, 6, 3 और फिर लास्ट वेरिएबल को 1। इधर फर्स्ट वेरिएबल को उसने 1 दिया और लास्ट वेरिएबल को 10 दिया। एनीवे तो मैंने अपनी मर्जी से मन से इसी क्वेश्चन लिखा है। तो ये रैंकिंग उसने ऑलरेडी करके दे रखी है। ठीक, सबसे पहला काम वी हैव टू फाइंड आउट डी। डी है डेविएशन ऑफ टू रैंक्स, दोनों रैंक्स का हमको डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होगा? Rx माइनस ry कंसिडरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन बोथ। ठीक है, 10 minus 1 is 9, 5 minus 3 is 2, 2, 6 minus 5 is -1, -4 0, 1, -2 0 एंड -9। और एक बात याद रखिएगा कि अभी तक की हमारी प्रोसीजर सेम सही है या गलत है, तो उसके लिए आप डी की टोटल करेंगे, एंड टोटल ऑफ डी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अगर आपका डी का टोटल 0 नहीं आ रहा, मींस आपने कहीं ना कुछ मिस्टेक कमिट की है, या तो रैंकिंग में मिस्टेक कर गए या माइनस करने में आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर गए। एनीवे, यहाँ तो रैंक की थी सीधे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं एक बार इसको चेक कर लूं, 9, 2, 2, 1, 4, 1, 2 और 9।
ये देखिए मेरे साथ ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी इसमें। मैंने कहा मिस्टेक की, 6 माइनस 5 को -1 लिख दिया जबकि ये +1 है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेटर करूं 9 + 2 + 1 -4 + 1 -11, हाँ तो अब देखिए 0 आ रहा है। तो इससे ये समझ आ जाता है कि कहीं हमने कोई मिस्टेक तो एक्चुअली कमिट नहीं कर दी। फाइन, उसके बाद बट वी हैव टू कैलकुलेट डी स्क्वायर। हमारे फॉर्मूले में डी स्क्वायर लगेगा, सिर्फ ये क्रॉस चेक करने के लिए है कि डी का टोटल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। 9 9 81, 2 2 4 4 1 16 0 1 4 0 एंड 81। और इसका अगर मैं टोटल करूं तो इट विल बी 81 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 81, दैट इज इक्वल्स टू 192। ठीक है, बस अब मुझे उठाकर फॉर्मूला लगाना है। आर एस इज इक्वल्स टू 1, तो 1 की वैल्यू 6, समेशन डी स्क्वायर कितना आया इंटू 192, 10 क्यूब माइनस 10, तो आर एस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 192 इंटू 6 करेंगे तो 1152 अपॉन 990, तो आर एस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1152 डिवाइडेड बाय 990, तो 1.16। ठीक है, तो 1 माइनस 1.16 इज माइनस 0.16, ये आया। अच्छा, 0.16 के बाद तो डिग्रीज का कंसेप्ट तो सब कुछ सेम है, वही सेम टू सेम डिग्री लगेगी। 0.16 आ रहा है मींस लोअर डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है फाइन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें रैंक्स ऑलरेडी हमको क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड थी। ठीक है, और हमने सीधे डेविएशंस कैलकुलेट किया, स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन कैलकुलेट किया, फॉर्मूला लगा दिया। अब हम एक क्वेश्चन करें जिसमें रैंक्स एक्चुअली गिवन नहीं होंगी, तो नहीं गिवन होंगी तो हम रैंकिंग कर लेंगे, उसके अंदर कौन सा बहुत बड़ा काम। तो मैं अब एक क्वेश्चन लिखता हूं जिसमें रैंक्स गिवन नहीं। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, और यहां पर x और y गिवन है, और देख के समझ आ रहा है कि ये रैंक्स तो नहीं हो सकते। ठीक है ना, ये हमारे सामने वेरिएबल्स है। तो अगर आपको देखिए लास्ट क्वेश्चन में रैंक्स गिवन थे, सीधे मैंने उठाया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन में रैंक्स गिवन नहीं है, तो पहला काम होगा मेरा रैंक कैलकुलेट करना, क्योंकि मेथड है स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट रैंक्स ऑफ द टू गिवन सीरीज। तो पहले मैं x की रैंक कैलकुलेट करूंगा, तो rx, और इधर हो जाएगा ry। आप इसको चाहो तो r1 R2 भी कर सकते हो, फाइन, ठीक है। अच्छा, रैंकिंग मैंने आपको बताया रैंकिंग कैसे होती है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है उसकी हमेशा रैंक 1 होगी। तो इसमें जो सबसे पहले मैं x की रैंक करूंगा, तो x की रैंकिंग के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू 6 से दिख रही है, एंड 66 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। तो रैंक 1 विल बी गिवन टू 66, रैंक 2 विल बी गिवन टू 64, रैंक 3 विल बी गिवन टू 60, उससे छोटी है 50, तो ये हो जाएगी 4, उससे छोटी है 46, तो दिस विल बिकम 5, फिर 45 पे 6, और फिर 42 पर 43 पर 7, और 42 पर 8, और फिर 41 पर 9, 40 पर 10। ठीक है, उसके बाद 34 और 20 11, और दिस वन विल बी 12। ठीक है, सिंपल सी रैंक है, क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू को रैंक 1 देना, अरेंज नहीं करना। कई दफा मेरे स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं, अरेंजमेंट नहीं करना, मीडियन नहीं है ये। यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको रैंक 1 अलॉट करो, उससे छोटी को रैंक 2, उससे छोटे को रैंक 3, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको रैंक अलॉट करना। रैंकिंग गिवन देने का तरीका भी यही है, उसकी अप्रोच भी यही है कि भाई आप जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको सबसे हाईएस्ट रैंक दें। सेम प्रोसीजर विल बी डन विद y एक्सिस, y सीरीज। तो y सीरीज में हमारी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 75, रैंक 1 विल बी गिवन, फिर 72, रैंक 2 विल बी गिवन, उसके बाद 6 नहीं है, फिर 5, 57, ये हो गई 3, उसके बाद 4, 40, 45, 41, 3, 4 और 5, एंड दिस विल बी 6। ठीक है, उसके बाद 30s में चलते हैं, तो 30s में आ गए 36, कहाँ तक हो गया 6, ये हो गया 7, ये हुआ 8, ये दिस विल बिकम 9, दिस विल बिकम 10, और उसके बाद दो बच रहे हैं 33 और 12, मिस्टेक कर गया मैं। ठीक है, 33 छूट गया मुझसे, 32, 34 हटाता हूँ, 36 का 7, ठीक है, 36 का 7, 34 का 8 है ना, 34 का 8, 33 का 9, 32 का 10,
30 का 11 और इसका 12, ठीक फाइन। तो ये हो गई हमारी रैंकिंग RX और RY। और फिर वही सेम डी का फॉर्मूला क्या है, RX माइनस RY, 3 minus 1 is 2, 11 minus 1 is 10, 11 minus 10 is 1, 10 minus 8 is 2, minus 2, 2, 0, 0, minus 4, 1, minus 1, minus 3 and 2। और फिर से एक बार क्रॉस चेक करें कि कहीं कोई मिस्टेक तो हम नहीं कर गए। उसमें 2, फिर 1, 2, फिर 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, उसके बाद 4 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, यस, टोटल इज व्हाट 0। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, डी स्क्वायर, 2 2 जा 4, 1 4 4 4 0 0 16 1 1 9 एंड 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, फिर 1 4 4 4 4 और उसके बाद 16 और 9 और 1 और 1। तो दिस विल बिकम व्हाट 48। तो ये हमारा क्या आ गया, 48 आ गया। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, RS is equals to 1 minus 6 into summation D square, ये मेरा summation D square है 48, और यहां आ जाएगा 12 क्यूब माइनस 12, 1 minus 6 into 48 is लो जी 48 into 6 is what 288, और 12 क्यूब 12 into 12 1728 minus 12 is 1716 is equals to 1 minus 288 divided by 1716 is what 0.16, और 1 minus 0.16 is equals to 0.84, और पॉजिटिव आ रहा है मींस पॉजिटिव कोरिलेशन, और 0.84 मींस हायर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो रैंक अगर गिवन हो तो डायरेक्टली डेविएशंस कैलकुलेट करना है, रैंक्स अगर गिवन नहीं हो तो पहले रैंकिंग करना, और रैंकिंग हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ जाती है, उसके बाद उसके डेविएशंस निकालना है, डेविएशंस के स्क्वायर्स निकालना है, और उसके बाद उसको फॉर्मूला में पुट कर देना। तो ये हमारा स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का बेसिक कंसेप्ट था, और उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस था। अब रही बात रिपीट रैंक्स की या सेम रैंक्स की, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि उसका फॉर्मूला थोड़ा सा एलाबोरेटेड होता है उसमें। आई होप आपको इसके बेसिक कंसेप्ट में और इन क्वेश्चंस के अंदर कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी, डाउट या कोई सजेशन आपको देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, जब चाहे आप कमेंट कर दें, और जितनी जल्दी होगा पढ़कर उस पर आपको रिप्लाई या रिस्पॉन्ड करने का ट्राई करें। एक बार फिर से अपील है, लेक्चर अगर यूजफुल लगा तो उसे फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।